नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 13 है हमारे इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। 21 फेब तक आपका लास्ट डेट है यूपीएससी का फॉर्म भरने का, तो उसके पहले अपने फॉर्म को भर लीजिए। जब वेबसाइट पर जाएंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना रहेगा, रजिस्टर कर दीजिएगा। आपको अपने डिटेल को वैलिडेट करना रहेगा, वो कर दीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म का जो पार्ट 1 है वो भरेंगे, फिर फॉर्म का पार्ट 2 है वो भरेंगे। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। चलो, हाँ, और लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म भर लेना। ये नहीं कि लास्ट दिन का वेट करना है 21 फेब को, नहीं। 2-3 दिन में फॉर्म जो है वो भर लो उसको, और अपना टेंशन फ्री हो जाओ, पढ़ाई करते रहो। ठीक है। चलो, जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है स्क्रैमजेट इंजन पे। इसरो काम कर रहा है इस स्क्रैमजेट इंजन पे, इसका सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? देखो, अभी के जो हमारे इंजन हैं वो करते क्या हैं कि इंजन में फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी साथ ले जाते हैं। आपको पता है ना कि कंबशन के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जब ये रॉकेट स्पेस में रहेगा, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता, तो इनका फ्यूल जलेगा कैसे? नहीं जल पाएगा ना। दैट्स वाई दीज इंजन्स, दीज रॉकेट कैरी ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द फ्यूल। मगर स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है, इसमें जो आपका रॉकेट होता है, जो आपका इंजन होता है, वो करता क्या है कि जो हवा होता है ना एटमॉस्फेयर का, हवा को पहले कंप्रेस करता है और उसी में अवेलेबल ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है कंबशन के लिए। समझ गए? तो स्क्रैमजेट इंजन की खास बात यह है कि आपको वहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करना नहीं पड़ता। एक फ़ायदा ये हो गया। मगर लिमिटेशन क्या हुआ? ये रॉकेट वहीं चल पाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो। मगर ये ऑप्शनल है, आप ऑक्सीजन कैरी कर भी सकते हैं, कैरी नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ कर लीजिए हवा का, और जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आप जो कैरी कर रहे हैं उसको यूज़ कर लीजिए। मोटा मोटा आपको ऑक्सीजन कम कैरी करना पड़ेगा। मीन्स यू विल बी एबल टू गो फार फार प्लेसेस, मतलब कि फ्यूल ज़्यादा कैरी कर पाएंगे आप। सो स्क्रैमजेट इंजन द टाइप ऑफ इंजन विच ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर कंबशन। तो बी जो है वो आपका करेक्ट है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है टी और जो कॉफ़ी क्रॉप है उससे। ये सवाल पूछा गया है आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्लास 12th का जो किताब है ना एनसीईआरटी का, वहाँ से। टी एंड कॉफ़ी, क्या दोनों छाँव पसंद करते हैं, शेड पसंद करते हैं? जी हाँ, पहला सही है। क्या दोनों 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई तक ग्रो हो सकते हैं? क्या वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों में थ्राइव कर सकते हैं? तो खास बात यह है कि जो चाय है और कॉफ़ी है दोनों हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, ये इनको फेवरेबल होता है। तो आपका तीसरा सही है। टी एंड कॉफी बोथ आर शेड लविंग प्लांट्स। दोनों 600 टू 1600 मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं। तो दूसरा सही है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग द टी एंड कॉफी क्रॉप। देखो, चाय के लिए आपको 150 से 300 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है वो चाहिए होता है। कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा कम रेनफॉल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब 150 से 250 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल है वो चाहिए होता है। हाँ, चाय के लिए हीट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि आपको 20 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो आइडियल होता है। कॉफ़ी के लिए 15 टू 28 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल होता है। समझ गए? तो यहाँ पर आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पढ़ा आपने टी एंड कॉफ़ी क्रॉप के लिए। ऐसे ही करके हम आपको जो राइस है वो कवर करा देंगे, वीट है वो कवर करा देंगे, जो भी हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं ना वो हम कवर करा देंगे इसी तरह से क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है वेसमर एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। कह रहा है कि दोनों के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। क्या वेसनर एग्रीमेंट
केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन पर है? क्या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ड्यूअल यूज़ गुड्स और टेक्नोलॉजी पर है? ड्यूअल यूज़ गुड्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? वैसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और टेररिज्म वायलेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो जो वासेनार एग्रीमेंट है ये कन्वेंशनल आर्म और ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये वाला जो टर्म है ना ये ऊपर वासेनार वाले में होना चाहिए था, और जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है इसके लिए बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन वेपन के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए। तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हो गई। याद रखना बस, वासेनार में क्या है? कन्वेंशनल आर्म, ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या है? देखो, ए ऑस्ट्रेलिया, बी से बायोलॉजिकल, सी से केमिकल, तो ए बी सी क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन। ये तरीका है याद रखने का, निमोनिक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका हो गया डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। अब हमने आपको एक फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, बताना है आपको कि कौन सा सही है इसके बारे में। जब पानी स्कार्स हो जाता है, वेजिटेशन टर्न्स ब्राउन टू लिमिट वाटर लॉस। मतलब कि इस एरिया में आपको वाटर स्कार्स होता रहता है। पहला बात समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पर रेनफॉल कम हो सकती है। इट स्टोर्स necessary moisture and nutrients in its roots while awaiting the return of the rainy season। मतलब कि इस एरिया में डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, मतलब कि सालों भर बारिश नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? तो जैसे ही मैंने कहा कि सालों भर बारिश नहीं होती तो आपने यहाँ पर पहला एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में वाटर स्कार्स नहीं होता, वहाँ पर रेनी सीजन स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, जब फूड और वाटर स्टोर्ड होता है ग्राउंड के नीचे, इट इज़ एबल टू सर्वाइव द इफेक्ट्स ऑफ फायर एज वेल। मतलब कि जब आग लगती है ना तो ऊपर का जो पौधा होता है वो जल जाता है, नीचे जड़ों को न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। तो जैसे ही बारिश होती है ये जो घास होते हैं, छोटे से पौधे होते हैं, फिर से सर्वाइव हो जाते हैं। ये बातें हैं सवाना की। ठीक है, ये ट्रॉपिकल सवाना की ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है। और पता है ये जो फायर है ना, फायर एक मैकेनिज्म है ग्रास के सरवाइव करने का। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में ये ग्रास सूख जाती है, तो जैसे ही जरा सी गर्मी पड़ती है ये ग्रास जलने लगती है, और ग्रास के जलने से आसपास के जो ट्रीज हैं वो भी जल के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रास एक तरह से अपना डोमिनेंस मेंटेन करता है इस फायर के ज़रिए। ग्रास वहाँ पर ट्री को होने नहीं देता, खुद जल करके ट्री को जला देता है और खुद ग्रास बाद में सर्वाइव करके उगाता है। समझ गए? क्या बातें हो गई ट्रॉपिकल सवाना की। अगला सवाल है, आउट ऑफ द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स सरफेस वाटर डोमिनेट ओवर ग्राउंड वाटर। हाँ, हमारे यहाँ अर्थ पे ग्राउंड वाटर से ज़्यादा सरफेस वाटर है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। जितना भी यूज़ करते हैं हम सरफेस वाटर का, ग्राउंड वाटर का, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर को जाता है। टोटल यूज़ का 90% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर को जाता है। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर है 690 किलोमीटर क्यूब और ग्राउंड वाटर है 432 किलोमीटर क्यूब। तो सरफेस वाटर का जो वॉल्यूम है इट इज़ मच मच मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रिसोर्स का ज्योग्राफी से, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने जो इकोसिस्टम है उससे, जहाँ पर हमने ट्रॉपिकल सवाना का जो टॉपिक है वो कवर किया। इसके बाद हमने पढ़ा जो वासेनार एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसके बारे में, तो हमने आईआर का एक टॉपिक कवर किया। इसके बाद हमने टी एंड जो कॉफ़ी क्रॉप है इसके बारे में पढ़ा। इन दोनों क्रॉप को हमने कवर किया। और इसके पहले हमने कवर किया स्पेस, इसरो का एक टॉपिक स्क्रैमजेट इंजन को।
तो ये थे आपके 9 मिनट 8-9 मिनट जहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन को 5 टॉपिक को कवर किया आपके लिए। लेकिन अच्छा लगा लाइक करना है, इसको शेयर करना दोस्तों के साथ अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।